डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 1.321 लेने जा रहे हैं, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द horizontal bottom of a wide vessel with an ideal fluid has a round orifice of radius r1 over which a round closed cylinder is mounted, whose radius is r2 which is greater than r1, जैसा फिगर में शो किया हुआ है। The clearance between the cylinder and the bottom of the vessel is very small. The fluid density is rho. Find the static pressure of the fluid in the clearance as a function of distance r from the axis of the orifice and the cylinder if the height of the fluid is equal to h। ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है, सिंपल है, पर होता क्या है, बच्चों को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आए इसलिए आप क्वेश्चन को नहीं कर पाए, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। फिर उसके बाद में आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए, उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो, एक ये मान लीजिए, एक ये रिवर है जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो रिवर के अंदर जो लिक्विड की हाइट है वो हमको दी हुई है एच। फिर हमने क्या किया, इसमें रिवर के अंदर एक बॉटम में एक छेद है इस तरीके का। ये एक सिलेंड्रिकल छेद है जिसका रेडियस है R1। ये रिवर के अंदर छेद है जिसका रेडियस है R1। और एक सिलेंड्रिकल छेद है। ठीक है, इसको आप इमेजिन करना, ये सिलेंड्रिकल छेद है। फिर हमने क्या किया कि ये जो सिलेंड्रिकल छेद था, नीचे होल था, उसके ऊपर हमने एक सिलेंडर को रख दिया जिसका रेडियस है R2। ये एक सिलेंडर है, बड़ा सिलेंडर जिसका रेडियस है R2। और ये जो होल है, R1 रेडियस का जो होल है जिसके ऊपर हमने ये R2 रेडियस का सिलेंडर रखा है, इनके बीच में एक छोटा सा गैप है। ये जो गैप है यहाँ पर, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ठीक है, ये एक छोटा सा गैप है। इस गैप के थ्रू पानी नदी में से इस सिलेंडर के नीचे से पास होकर के यहां से नीचे गिर रहा है इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से पानी नीचे गिर रहा है। ये क्वेश्चन है, तो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो नीचे गैप है, इस गैप के अंदर अगर आप एक मान लीजिए आर रेडियस ले लें, यहाँ पे अगर आप एक आर रेडियस ले लें, तो इस आर रेडियस पर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। एक जनरल रेडियस आर पर सिलेंडर के नीचे जो एक जनरल रेडियस आर होगी, वहां पर प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा, या वहां पर प्रेशर क्या होगा, यानी कि प्रेशर का आर के साथ में वेरिएशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको सिचुएशन एटलीस्ट क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। प्लस एक और चीज क्या होती है, यहाँ पे इन्होंने टर्म यूज की हुई है स्टैटिक प्रेशर। इसके कारण बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या चीज है स्टैटिक प्रेशर। जो बर्नौली इक्वेशन के अंदर जो आप प्रेशर जो इंडिकेट करते हो उसको स्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। अब आप बोलोगे फिर डायनेमिक प्रेशर क्या होता है, तो उन सब के लिए हम कोई दूसरे वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। आप बस इतना जान लीजिए कि बर्नौली इक्वेशन के अंदर जो पी वाली टर्म आती है वो स्टैटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो कोई नई चीज नहीं है ये, जो अभी तक आप जिसको प्रेशर बोलते थे वही प्रेशर है ये। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए अपने लेवल पे, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, अगर आपको एक बार क्वेश्चन क्लियर हो गया तो ये इसका सॉल्यूशन टफ नहीं है। इस क्वेश्चन का मैंने देखा है बच्चों को क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होता हो क्या रहा है। तो देखो, हमको ये आर दूरी के साथ में प्रेशर का वेरिएशन निकालना है। मैं इस पेज पे जो हाईलाइट करूं आप केवल उतना ही देखना, अगर आप पूरे पेज को एक साथ देखने की कोशिश करोगे तो आपको कंफ्यूज करेगा ये पेज। ठीक है, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये जो बड़ा वाला जो सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। कई बार बच्चे इसको क्या है, रेक्टेंगल मान लेते हैं क्योंकि 2D में डायग्राम दिया हुआ है। ये रेक्टेंगल नहीं है, ये सिलेंडर है। प्लस ये जो नीचे होल है ये भी सिलेंड्रिकल होल है। ठीक है ना, तो यानी कि किसी भी आप एक जनरल रेडियस आर पे जाओगे तो वहां पे एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के थ्रू वाटर अंदर आ रहा होगा। हर तरफ से वाटर अंदर आ रहा होगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के थ्रू, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से पानी अंदर आ रहा है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे पानी होकर के गुजर रहा होगा, जब वो R2 रेडियस से R1 रेडियस की तरफ आ रहा होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया कंटिन्यूअसली कम हो रहा होगा, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही होगी, यानी कि प्रेशर भी उस कारण से चेंज हो रहा होगा, जैसा बर्नौली इक्वेशन से ऑलरेडी जानते हैं। है कि नहीं? तो ये इसका कोर आइडिया है। अगर आपको सिचुएशन क्लियर हो जाती है तो फिर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे अपन एक चीज और क्या कर रहे हैं, ये मान लेते हैं कि जो थिकनेस है सिलेंडर और होल के बीच में, जो थिकनेस है वो टी है। ठीक है, इस थिकनेस को हमने माना हुआ है टी। ये जो थिकनेस है इसको हमने टी मान लिया है। ठीक है, अब हमको एक चीज और पता है। देखो, आप लोगों ने बहुत सारे वेलोसिटी रिफ्लक्स वाले, या फिर मान लीजिए कंटेनर में कुछ लिक्विड भरा हुआ है और उसके नीचे हमने एक होल कर दिया तो वहां से किस वेलोसिटी से फ्लूइड निकलेगा, इस तरह के क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किए होंगे।
तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स या फिर जिस वेलोसिटी से होल से लिक्विड निकलता है उसका कैलकुलेशन करना आपको आता है। ठीक है। तो अगर आप सिंपली मान लीजिए इसके हाईएस्ट पॉइंट पर और ये जहां से लिक्विड निकल रहा है उस पॉइंट पर अगर आप बर्नौली इक्वेशन लगा देते हो तो आपको ये मिल जाएगा कि लिक्विड जो है यहाँ से V1 वेलोसिटी से निकलेगा, R1 रेडियस पर जब वो पहुंच जाएगा तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट ऑफ 2gh आ जाती है। ठीक है, ये बर्नौली इक्वेशन से आता है और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बात आपको पता होगी। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल है इसका डेरिवेशन और ये बात आप जानते होंगे। ठीक है। अगर आप इरोडोव का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने आए हैं, यानी कि आपको एटलीस्ट ये वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकालना तो आता ही होगा। इसको वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कहा जाता है ना, फैंसी लैंग्वेज है। तो अब अपन क्या करेंगे कि अपन लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किन किन पॉइंट्स पर लगाएंगे? देखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पर। एक तो ये वाला पॉइंट जहां पर से लिक्विड निकल रहा है, प्लस आर रेडियस वाले पॉइंट पर जहां पर लिक्विड होगा आर रेडियस पर। ठीक है, तो आर रेडियस पे हमने वेलोसिटी को मान लिया है V2। ठीक है, आर रेडियस पे हमने वेलोसिटी को मान लिया है V2 और R1 रेडियस पर जो वेलोसिटी है वो है V1। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दें इन दोनों पॉइंट्स पर तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, तो ये तो हो गई वेलोसिटी V1 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया एट V1। क्रॉस सेक्शन एरिया, जब ये V1 वेलोसिटी आ गई है तो इस पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 2πr1 मल्टीप्लाइड बाय टी। क्रॉस सेक्शन एरिया 2πr1 मल्टीप्लाइड बाय टी होगा। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा रहे हैं हम। दिस विल बी इक्वल टू V2 मल्टीप्लाइड बाय 2πr मल्टीप्लाइड बाय टी। है कि नहीं? यही क्रॉस सेक्शन एरियाज होंगे जिसके थ्रू होकर के फ्लूइड गुजर रहा होगा। है कि नहीं? तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने यहाँ पर लगा दी जिससे हमारे पास में ये रिजल्ट आ गए। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन वन से क्या होगा? हमको V2 की वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी। यहां से हमको ये V2 की वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी, इसको हम यूज करेंगे बर्नौली इक्वेशन में। अब हम क्या कर रहे हैं? बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं। कहां से कहां तक लगा रहे हैं हम लोग? बर्नौली इक्वेशन हम लोग लगा रहे हैं वापस से उन्हीं दोनों पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये V1 था और जिस पॉइंट पर हमने V2 माना है, इन दोनों पॉइंट्स पर हम लोग बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं। पहले तो इन दोनों पॉइंट्स पर हमने लगाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब हम इन दोनों पॉइंट्स पर लगा रहे हैं बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो हमको पता है कि V1 वाला जो ये पॉइंट है इस पर तो प्रेशर की वैल्यू होगी P0, क्योंकि अब ये लिक्विड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ चुका है। तो P0 हो गया प्रेशर। ठीक है, P0 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हमको पता है यहाँ पे वेलोसिटी V1 है तो ये हाफ रो वी स्क्वायर लिख दिया हमने। और ये जो V1 और V2 ये दोनों वाले जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स सेम हाइट पे हैं। तो यानी कि यहाँ पे रो जी एच वाली टर्म लिखने की हमको जरूरत ही नहीं है, यहीं पे हमने पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मान लिया है। तो ये तो हो गई बर्नौली इक्वेशन वाली टर्म एट V1 पॉइंट। अब सेम टर्म हम लोग लिखेंगे V2 वाले पॉइंट के लिए। तो वहां पर प्रेशर हम मान लेते हैं P और वहां पर वेलोसिटी हमने V2 मानी हुई है, तो ये आ जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर। है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको आ जाएगा P इज इक्वल टू P0 प्लस हाफ रो, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज रख दी। V1 की वैल्यू तो ऑलरेडी √2gh रखी हुई थी, उसका होल स्क्वायर हो गया तो अंडर रूट हट गया, माइनस V2 स्क्वायर। V2 की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 से निकाल करके यहाँ पे रख देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास में ये एक्सप्रेशन आ जाता है। इसको आप फर्दर सॉल्व करते हो तो आपके पास में ये आंसर आ जाता है और यही है आंसर इस क्वेश्चन का। है कि नहीं? कितना सिंपल। एक बार अगर आपको क्वेश्चन का इमेजिनेशन क्लियर हो गया तो उसके बाद में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ये। बच्चों को क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होता। और मैं ये नहीं चाहता था कि आपको ये क्वेश्चन केवल इसलिए नहीं बने क्योंकि आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने आपको इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का शुरुआत में ही दे दिया था। ठीक है, तो एक बार कमेंट में आप बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने इसको अपने लेवल पे सॉल्व कर लिया था। ठीक है, एक बार मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी आपके कमेंट्स को अप्रिशिएट करूंगा और उस पर अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन भी चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।